हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए लेकर यूनिट 4 एचआरएम की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। इस यूनिट 4 की भी बेटा 2-3 वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊंगी, ताकि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियोस बना रखी हैं बेटा, यूनिट 1, 2 और 3 की। तो वो भी आप जाके जरूर देखिए, आपके एग्जाम में हर यूनिट में से क्वेश्चन आएगा बेटा, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा, जो कि है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मान लो तुम लोग स्टूडेंट्स हो बेटा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो बेटा, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करते हो, हाँ या ना? पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करते हो। अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, हम तो 1 महीने पहले चलो जुग बात। हम क्या करते हैं बेटा, पूरे सेमेस्टर आप लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है। फिर आपका क्या होता है बेटा, आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, हाँ या ना? आपका एक सेमेस्टर एग्जाम होता है। फिर उस एग्जाम का क्या आता है बेटा, उस एग्जाम का मैम आ जाता है हमारा रिजल्ट, हाँ या ना? ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम मतलब सेमेस्टर में आपने पूरी पढ़ाई करी, सेमेस्टर एग्जाम हुआ, फिर आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो बेटा, एम्प्लॉय सारे साल काम करता है ना? पर सारे काम करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है बेटा, इवेलुएट किया जाता है। और फिर उसका रिजल्ट आ जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, गुड रही, ठीक है, या फिर थोड़ी ऐसे ही रही, ज्यादा खास नहीं रही, बैड रही, ठीक है, या फिर एवरेज रही, हाँ या ना? बात समझ आई बेटा? तो यही होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल कनेक्ट करना कि आपका एग्जाम है, आपके रिजल्ट आते हैं, आप सारे साल पढ़ते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, अप्रेजल बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली ये पता लगाना बेटा कि एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, कैसे काम किया है, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, उसका पूरा इवैल्यूएशन करना, वही हमारा क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। अब एडविन बी फिलिपो है बेटा, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, विच इज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टमैटिक होता है बेटा, पीरियोडिक होता है, क्योंकि एक पीरियड से रिलेटेड होता है। मतलब हो सकता है ना कि उन्होंने आपका 6 महीने का अप्रेजल कर रहे हो, या फिर वो आपका 10 महीने का कर रहे हो, या 1 साल का कर रहे हो, ऐसे। impartial rating of an employee's excellence in a matters pertaining to his present job and his potential for a better job। तो बेटा ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक, एक पीरियोडिक, एक वो कह सकते हैं, एक मेथड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज की एक्सीलेंस, वो कितना ज्यादा अपनी प्रेजेंट जॉब, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, कितना पोटेंशियल से वो अपना प्रेजेंट जॉब परफॉर्म कर पा रहा है, वो सारा हम क्या करते हैं बेटा, अप्रेज करते हैं, हाँ या ना? बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो, नेचर कह लो, या फिर इसे फीचर कह लो, या फिर इसे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कुछ भी आएगा पेपर में, आपको यही लिख कर आना है, ठीक है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, ये सारी चीजें क्या है बेटा, सेम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सिस्टमैटिक होता है, प्लान्ड होता है बेटा, ठीक है। आप जैसे मान लो आप वो मैनेजर, ठीक है, या आप एचआर मैनेजर हो, तो आपको पता है कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय है, तो आपने देख लिया कि ऐसे 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 हमें करना है। आगे जाके हम ना इसके मेथड्स भी पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये मेथड लगाना है हमें, और एम्प्लॉय का पता लगाना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्लान्ड होता है क्योंकि आप पहले से ही पता लगा लेते हो। बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप कैसे काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसी पे बेस्ड रहेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आता जाता आप कुछ नहीं है और 90% लाके बैठे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है बेटा। कॉन्टिन्यूअस होता है और डेवलपमेंटल होता है। मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअसली आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ऐसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीज, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है बेटा, क्योंकि इसी के बेस पर आपको आगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर अच्छी है तो प्रमोशन दिया जाएगा। करियर प्लानिंग नीड्स, अगर कोई हायर उस पर आपको चाहिए इंसान, तो आपको वहां पर पोस्ट किया जाएगा, ठीक है बेटा। पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। फोकस किस पे करते हैं बेटा, रिजल्ट पे, कि आपने क्या अचीव किया है, कैसे आपने काम किया है, और आपकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज क्या है, मतलब आपका पोटेंशियल क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपकी बात करूं तो देखो, जो आपका रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि अच्छा पूरे साल साल आपने क्या पढ़ा है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो लोग क्या कहते हैं आपसे, कि भाई पूरे सेमेस्टर बस गेड़ियां मारी है भाई, तूने तूने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। चलो फिर बेटा बिहेवियर देखते हैं कि कैसे आपने काम किया है। अच्छा रिजल्ट तो आ गया, अच्छा चीटिंग करी है, हाँ भाई,
चीटिंग कर रही है? नहीं मैम, अपनी मेहनत से आए। चलो ठीक है, बिहेवियर देखेंगे और फिर पोटेंशियल फ्यूचर कैपेबिलिटी देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, क्यों किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो सबसे पहले तो होता है बेटा इवेलुएट करने के लिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस साइंटिफिकली। ठीक है, तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, अगर आप देखोगे नहीं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, तो आप कुछ पता चलेगा क्या? आपको नहीं पता चलेगा कौन से एम्प्लॉय को रखना है, किसको ट्रेनिंग देनी है, किसको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई करना बेटा स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जब आप इवेलुएट करते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट है बेटा टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। देखो, जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया, अब आपको पता चल गया कि अच्छा ये है, तो आप क्या करते हो, आपका फीडबैक तैयार हो जाता है कि इंप्रूव करने के लिए आप उसे फीडबैक दे देते हो। टू डिटरमाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। क्या हम अप्रेजल क्यों करते हैं बेटा? ताकि हमें पता चले कि किसको इंसान को ट्रेनिंग देनी है, किसको और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, किससे नहीं है। ठीक है, टू असिस्ट इन डिसीजन अबाउट प्रमोशन ट्रांसफर एंड सैलरी इंक्रीमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी प्रमोशन होती है बेटा, आपका ट्रांसफर होता है, आपकी सैलरी डिसाइड होती है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है आपका, कि आपको कितना सैलरी हाइक आपकी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, और करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग में भी ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। ठीक है, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, मान लो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 स्टार्स मिल गए आपको, 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स मिल गए आपको। तो आपका सुपरवाइजर भी क्या करेगा, कहेगा कि भाई बंदे में दम है, कहोगे नहीं कि हाँ भाई। होता नहीं है, जैसे बच्चों के जिनके हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, वो टीचर्स के अलग ही फेवरेट हो जाते हैं, है ना? हाँ है ना? ठीक है बेटा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, प्रोसेस क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। सबसे पहले तो बेटा आप स्टैब्लिश करते हो स्टैंडर्ड्स। और देखो, किसी भी चीज का है, चैनल में जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं बेटा, सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर बोला है बेटा स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। एक होता है ना, देखो जैसे मान लो हमने सेट कर रखा है ना कि 90% अबव मार्क्स आएंगे जिसके, वो अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है। जिसके 33% आएंगे वो तो नलायक है बिल्कुल, है ना? 33 आएंगे वो क्या है बेटा, नलायक है। हाँ है ना? तो ये हमने बाइफरकेट कर रखा है ना, वैसे तो हम एक स्टैब्लिश कर देते हैं स्टैंडर्ड कि हाँ भाई इतना तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम किसी इंप्लॉय का है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड पहले, फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉय। अब देखो, आपने तो स्टैंडर्ड सेट कर लिए, पर जब तक आप एम्प्लॉय को बताओगे नहीं बेटा, तब तक थोड़ी उसे पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हो उससे। तो सेकंड में क्या है, कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, फिर आपको मेजर करनी होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस की कितनी हुई है। फिर आपको देखना होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड जो आपने सेट करी थी उसमें कितनी डेविएशन, कितना गैप है। फिर आप डिस्कस करते हो बेटा रिजल्ट एम्प्लॉय के साथ, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इशू होते हैं, उनको आप ट्रेनिंग से, या फिर अगर अच्छा होता है तो आप रिवॉर्ड देते हो, बेकार होता है, गलत होता है तो आप पेनल्टी देते हो। ठीक है, जॉब रीडिजाइन करते हो अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आपके लाइकों से हमें, मुझे खास करके बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि अरे मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, तो चलो इनके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए चैनल पे। अभी बेटा मैंने न्यू चैनल बनाया है जस्ट, तो जितना आप शेयर कर सकते हैं चैनल को शेयर कीजिए जितने बच्चों के पास, दूसरे सेक्शन में, आपके सेक्शन में, आपके दोस्तों को, चाहे वो सोल से हो, रेगुलर से हो, या फिर एनसी वेब में हो, या फिर कहीं और बीएचयू वगैरह में, एमडीयू वगैरह में, कहीं पर भी, मतलब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे, सबका सेम ही सिलेबस होता है बेटा, ऑलमोस्ट एचआरएम सबके सिलेबस में ही है। आप सब लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप लोगों का प्यार दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगेन दो मेथड होते हैं बेटा हमारे, एक होती है अपना ट्रेडिशनल मेथड बेटा, और एक होते हैं अपने मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड्स कवर करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न मेथड्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ट्रेडिशनल मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारा रैंकिंग मेथड। ठीक है, तो चलो रैंकिंग मेथड पढ़ते हैं बेटा।
देखो, रैंकिंग मेथड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले एम्प्लॉयज आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखो जैसे समझो बेटा, पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। अब मान लो इनकी परफॉर्मेंस अप्रेज करी हम, तो हमने क्या करा, मान लो इसने सबसे अच्छा काम किया है तो हमने इसे रैंक 1 दे दी। इसने थोड़ा और अच्छा, मतलब इससे कम अच्छा गया है तो 2 दे दी। फिर इसको 3 दे दी बेटा, इसको 4 दे दी, और इसको रैंक क्या कर दी, 5 दे दी। वैसे ही सेम टू सेम, जैसे हमारे जब हम रेस में भागते हैं ना, रेस रेस होती है ना 100 मीटर, ऐसे 200 मीटर रेस में जब हम भागते हैं स्पोर्ट्स डे में, तो जो फर्स्ट आता है बेटा उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है, जो सेकंड आता है वो सेकंड रैंक दी जाती है। तो रैंकिंग मेथड में भी हम ऐसे ही क्या करते हैं बेटा, एम्प्लॉयज को रैंक दे देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये फीचर्स में देखते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है अमंग एम्प्लॉयज, तो इन सबका क्या हो रहा है, अपने आप में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो क्लास में, सेम वैसे सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है बेटा। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, नॉट सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लार्ज। अब देखो, अगर ज्यादा 500 600 1000 एम्प्लॉयज होंगे तो क्या उनकी 1000th रैंक आएगी, ऐसे नहीं होता बेटा। ठीक है, वो हो तो जाएगा पर क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। नॉट एग्जैक्ट परफॉर्मेंस डिफरेंट, नॉट शो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस डिफरेंस, ये शो नहीं करता। जैसे मान लो किसी बच्चे के 100 मार्क्स आए तो वो क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब किसी बच्चे के 64% मार्क्स आए और बीच में इन बिटवीन किसी के नहीं आए, तो ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। बट आप बताओ मुझे, 64% मार्क्स ला गया, अगर वो सेकंड आया तो उसने क्या बहुत कुछ हासिल कर लिया, नहीं ना बेटा। मतलब मैं ये बस आपको बताना चाह रही हूँ कि इससे एग्जैक्ट जो है आपका परफॉर्मेंस चेक मेजर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। अब देखो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का क्या मतलब होता है, ये लोग पेयर में कंपैरिजन करते हैं। अब मैम पेयर में कैसे, देखो जैसे मान लो ए है, तो ए को बी के साथ कंपेयर किया, ए को सी के साथ कंपेयर किया, फिर ए को डी के साथ कंपेयर किया। ठीक है। फिर ऐसे ही बी को सी के साथ कंपेयर किया, बी को डी के साथ कंपेयर किया। फिर ऐसे ही सी को किसके साथ कंपेयर किया बेटा, डी के साथ कंपेयर किया, क्योंकि सी बी के साथ तो ऑलरेडी हो रखा है ना, ये ए के साथ भी हो रखा है। ठीक है। तो ये होता है बेटा कंपैरिजन के। आप क्या करते हो बेटा, जो मतलब हर एम्प्लॉय होता है, मतलब एक एम्प्लॉय होता है, उसे हर एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हो और फिर फाइनल डिसीजन लेते हो। ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विथ एवरी अदर एम्प्लॉय इन पेयर्स टू आइडेंटिफाई कि कौन परफॉर्म क्या कर रहा है बेटा, बेटर कर रहा है। ठीक है। सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉयज टू एट अ टाइम, एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन होता है बेटा दो जनों का एक ही सिंगल टाइम पे। ज्यादा रिलायबल होता है बेटा सिंपल रैंकिंग मेथड से, मतलब इससे ज्यादा रिलायबल है। टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा व्हेन एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व, जब और बहुत सारे जब एम्प्लॉयज भी हो गए तो आप क्या एक एम्प्लॉय को 10,000 एम्प्लॉय से कंपेयर करोगे तो हो गया काम, फिर तो आप बस यही करते रह जाओगे पूरे साल। ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा ग्रेडिंग मेथड। इसमें तो वही हमारे ग्रेड, देखो पहले आपका जब सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आता था बेटा, तो वो नंबर्स में आता था, 6400 में से 64, 100 में से 65 ऐसे। बट अब तो ग्रेड्स हो गए कि ए आया है, ए प्लस आया है, ए आया है, या फिर ओ आया है, या फिर बी आया है, या फिर बी प्लस आया है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा ग्रेडिंग मेथड के। आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर देते हो अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, जैसे कि ए हो गया आउटस्टैंडिंग के लिए, बी हो गया गुड के लिए, सी एवरेज के लिए, एक्सेट्रा। तो ये ग्रेड आप कुछ भी लिख सकते हो, ओ आउटस्टैंडिंग के लिए हो जाता है, ए प्लस एक्सीलेंट के लिए हो जाता है, मतलब आपका मर्जी है, वो आप ग्रेड कुछ भी देख सकते हो, बस बेसिकली इसमें एम्प्लॉय को ए बी सी डी ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है बेटा। यूज प्रीडिटरमाइंड ग्रेड्स और परफॉर्मेंस कैटेगरी। आप प्रीडिटरमाइंड मतलब आपने पहले ही सोच लिया होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने आउटस्टैंडिंग किया होगा तो उसे कितनी ग्रेड मिलेगी, किसी ने बेटर किया होगा उसे कितनी मिलेगी, किसी ने बैड किया होगा तो उसे कितनी मिलेगी। इजी टू अप्लाई है, सेव करता है बेटा टाइम। लिमिटेशन क्या है, मे लीड टू सब्जेक्टिव जजमेंट एंड लैक्स डिटेल्ड फीडबैक। सब्जेक्टिव जजमेंट का क्या मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, पर्सनल बायसनेस आ जाती है। मान लो कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, या फिर मान लो जैसे एक इंसान है, ठीक है, जैसे देखो अब 100% मार्क्स आए किसी इंसान के और किसी के 94 मार्क्स आए। ठीक है। तो हमें पता है कि हाँ भाई इसके 6 मार्क्स क्या है, कम है। ठीक है। बट अगर मैं कह रही हूँ कि भाई आपको 90 से 100 के बीच में जितने भी लोगों के मार्क्स आए, आपको उन्हें सबको ओ प्लस देना है ना, आउटस्टैंडिंग देना है। तो अब यहाँ से 90 to 100, अगर किसी बच्चे के 92 मार्क्स आए होंगे उसे भी ओ प्लस मिलेगा, किसी को 94 आए होंगे उसे भी ओ प्लस ही मिलेगा।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इस ग्रेडिंग मेथड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, देखो हर मेथड के बेटा अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉलो करना होता है वो उस हिसाब से कर लेती है, गलत कोई भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल इसमें दो आ जाते हैं बेटा, ग्राफिक्स भी आ जाता है प्लस रेटिंग स्केल भी आ जाता है। इसमें इम्प्लॉयज जो होते हैं वो इवेल्युएट होते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड्स, मतलब फीचर्स कह लो, ट्रेड्स कह लो, जैसे कि क्वालिटी हो गई, क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, पंक्चुअलिटी हो गई, कोऑपरेशन हो गया, एक्सेट्रा, यूजिंग अ रेटिंग स्केल। मतलब क्या होता है बेटा, एक स्केल बना दिया जाता है, ठीक है, और वहां पे जैसे मान लो कोई है ए इंसान, ठीक, फिर उसका देख लेते हैं कि अच्छा वर्क में कितना ग्रेड मिलेगा उसको, मतलब ऐसे रेटिंग, अच्छा 5 नंबर, 5 दे दो। अच्छा उसे कोऑपरेशन में कितना मिलेगा, कोऑपरेशन में तो 3 ही मिलेगा, तो ऐसे, ठीक है, तो बेसिकली उसे ऐसे रेटिंग स्केल पर हम दिखा देते हैं। यूज न्यूमेरिकल्स और डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, पुअर टू एक्सीलेंट, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं ना, वो यहाँ पे एक्सीलेंट, यहाँ पे पुअर होता है, यहाँ पे एक्सीलेंट होता है, फिर यहाँ पे, या फिर ऐसे पुअर और गुड होता है बेटा, फिर यहाँ पे बिलो, पुअर, बिलो, गुड, ऐसे ऐसे करके हम बनाते हैं रेटिंग स्केल्स। ठीक है, एडवांटेज क्या है बेटा, वाइडली यूज्ड एंड इजी टू कंपेयर एम्प्लॉयज, है ना, इजी हो जाएगा कंपेयर करना एम्प्लॉयज को। बट लिमिटेशन क्या है बेटा, रेटिंग में बी अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। ठीक है, तो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है ना बेटा, एक्चुअल उनमें पर्सनल बायस आना क्या है, बहुत कॉमन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, जैसे मान लो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, टीम वर्क कैसा करता है वो, ठीक है, टीम वर्क कैसे करता है, कोऑपरेशन उसका कितना है, ठीक है, फिर मैं यहाँ डाल दूंगी कि बिहेवियर अच्छा है तो यस लिख दिया, टीम वर्क नहीं करता, नो, कोऑपरेशन यस करता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी है ना। तो ये क्या होता है बेटा, चेकलिस्ट होता है, या फिर आप टिक और रॉन्ग भी लगा सकते हो कि अच्छा बिहेवियर अच्छा है, टीम वर्क नहीं है, या कोऑपरेशन अच्छा है, तो ये होता है हमारा चेकलिस्ट मेथड। फीचर क्या है बेटा, यूज स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एचआर, और ऐसे नहीं ये कुछ भी आप यूज कर लोगे, आपका एचआर प्रिपेयर करेगा वही यूज करनी होती है। सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, फटाफट कर देते हो आप कि अच्छा ये अच्छा है चलो टिक कर दो, है ना, क्वेश्चनियर भरते हो ना आप, वैसे ही सेम टू सेम वही वाली बात है बस। लिमिटेशन क्या है बेटा, डज नॉट मेजर इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यस और नो में आंसर देना है। हो सकता है वो 100% टीम वर्क मतलब अच्छा ना हो, बट हो सकता है कि कुछ तो टीम वर्क अच्छा हो, है ना, हाँ या ना, बट आपको तो यस और नो में ही लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप ये देखोगे ना कि किसका पल्ला भारी है ना। चलो नेक्स्ट होता है बेटा फोर्थ चॉइस मेथड। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएटर सिलेक्ट करता है स्टेटमेंट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉय फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए दिए जाते हैं और यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होती है कुछ स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि हाँ इस एम्प्लॉय के बारे में सही है। स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट डिजाइन होती है बेटा, एचआर डिजाइन करता है, रिड्यूस करती है पर्सनल बायस ऑफ इवैल्यूएटर्स, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, डिजाइन होती है बाय एचआर। डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड मे नॉट फुली रिफ्लेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें भी फुल्ली एक्चुअल, अब जरूरी थोड़ी है इस स्टेटमेंट जितनी लिखी हो वो सब फिटी बैटरी हो, में भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन ना हो पर वो एम्प्लॉय जो है वो, हाँ भाई वो पूरा वो लाई करता है उसमें, तो वो तो आपको नहीं है ना, आप अपने आप से थोड़ी ना स्टेटमेंट डाल सकते हो कि नहीं नहीं भाई ये भी था, है ना, आ रही है बात समझ। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है अपना क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, एक मिनट रुकना, हाँ, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बिहेवियर देखते हैं किसका, एम्प्लॉय का, एक पर्टिकुलर सिचुएशन। द इवैल्यूएटर रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन पीरियड। ठीक है, फोकस ऑन सिग्निफिकेंट इवेंट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ बेटा कि एम्प्लॉय को ना एक सिचुएशन दे दी, एक क्रिटिकल सिचुएशन दे दी, और फिर उसमें ये देख रहे हैं कि वो कैसे उस सिचुएशन पर, उस सिचुएशन को डील कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली इफेक्ट वो कर रहा है, निगेटिवली कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो सब हम किस में देखते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड करता है डिटेल्ड या और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होती है, ठीक है, पर लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब देखो वो इंसान उस सिचुएशन में कैसे डील कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना, टाइम टू टाइम क्या उसके ऊपर नजर ही रखनी पड़ेगी कि क्या कर रहा है, और रिकॉर्ड कीपिंग, और आपको उसको रिकॉर्ड करता रहना पड़ेगा कि इसका
क्या है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एसे मेथड। ये एसे तो आपको पता ही है ना, चिट्ठी लिखते थे ना आप पहले, है ना, वही वाला। द इवैल्यूएटर राइट करता है डिटेल्ड नैरेटिव रिपोर्ट अबाउट द एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। मतलब पूरा एक एसे टाइप लेटर एसे लिख देता है बेटा, उसमें उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो उसे अच्छा लगा नहीं लगा, वो सब क्या करता है बेटा, लिख देता है। डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसा होता है एज इट इज उसको लिख देता है। एडवांटेज क्या है, डिटेल क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता है। हाँ है ना, क्योंकि अब देखो अगर आपको लिखने के लिए अपने दोस्त के लिए बोल देंगे भाई अपने दोस्त के बारे में लिख, तो आप कितना सब कुछ लिख सकते हो ना, कितना सब कुछ तो लिख सकते हो, उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा डिटेल्ड में लिख सकते हो, ठीक है। बट लिमिटेशन क्या है बेटा, हाईली सब्जेक्टिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा। अब आप बताओ, एक इवेल्युएटर जो है वो एक एक एम्प्लॉय के बारे में चिट्ठी लिखने बैठेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना बेटा, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा फील्ड रिव्यू मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, एचआर स्पेशली वैल्यूज द एम्प्लॉय बाय इंटरव्यूइंग द सुपरवाइजर एंड प्रिपेयरिंग आर रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि सुपरवाइजर का इंटरव्यू लिया जाता है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कि अच्छा वो इम्प्लॉय जो है ऐसा है, क्योंकि देखो आपकी इम्प्लॉय के सबसे ज्यादा नजदीक जो रहता है उसकी परफॉर्मेंस जो देखता है वो कौन होता है, सुपरवाइजर होता है, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है बेटा और आपके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है। कंडक्टेड बाय एचआर डिपार्टमेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी बेटा, मोस्ट स्टैंडर्डाइज और अनबाइज्ड इवैल्यूएशन है ये, ठीक है। अनबाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि इसमें आपके पर्सनल पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अरे, क्योंकि वो वाली बात होती है ना कि जैसे मान लो फेवरेटिज्म नहीं होता है, ठीक है, कि नहीं क्योंकि ये एम्प्लॉय मुझे अच्छा लगता है तो भाई ये तो गलत भी करे तो सही है वाला हिसाब किताब, ठीक है। लिमिटेशन क्या है बेटा, एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस, वाह चलो। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड बेटा, इसमें एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। इसमें पूरा लिखा जाता है परफॉर्म एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में। मोस्टली यूज होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बेटा। एडवांटेज क्या है, प्रमोशन के लिए यूजफुल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसमें एम्प्लॉय का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है बेटा, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है। आपने कुछ भी लिख दिया, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मतलब एम्प्लॉय को पता ही नहीं है आपने क्या लिखा है, हो सकता है भैया आपने गलत लिखा हो, हाँ या ना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, माइट बी पॉसिबल, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ पार्ट 1 हमारा खत्म होता है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बेटा। आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, कोई डाउट है अगर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे जरूर बताना। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी थोड़ा टाइम निकाल के बेटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी वीडियोस डालूंगी, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। और देखो बेटा मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कैसे आएगा, जब मैं देखूंगी मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो रहे हैं, जब मैं देखूंगी लाइक बहुत ज्यादा है, जब मैं देखूंगी बच्चे कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। तो इसीलिए बेटा अगर आपको थोड़ा भी प्रोडक्टिव लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यस अच्छा है हमारे लिए, हमारे सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय, मिलते हैं।